बहुत ही रूथलेस होता है बच्चों। वो किसी भी तरीके के एक्सक्यूज को, किसी भी तरीके के वजह को एनकाउंटर नहीं करता, नहीं मानता, कंसीडर नहीं करता। लेकिन मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन से या फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन से या बॉटनी के 50 क्वेश्चन से तो पेपर निकलने वाला नहीं। क्योंकि जो 12th वाला बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा है, पहली बात तो वो लगातार स्कूल जा रहा है, तो उसका टैंडम बना हुआ है, वो तैयारी लगातार कर रहा है, 11-12 से कर रहा है, और आपको वो 2 साल का काम अब इन 6-8 महीनों में कंप्लीट करना है। मैं क्यों चाहूंगा कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा सेलेक्ट ना हो? मैं तो ये चाहूंगा कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा AR1 लाए। और मैं भी इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा श्रद्धांजलि देकर उस बच्ची को जिसके साथ ये खौफनाक, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना ऋतिक सर, और आपसे एक बार फिर से मिलने आया हूं। और आज आपसे बात करूंगा कि कैसे 150 से 200 दिनों में आप नीट का सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं टू गेट सक्सेसफुल इन नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 4 मई को आपको नीट का एग्जाम देना है, और ये साल जो है, ये साल बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा रहा है। पहले नीट स्कैम की वजह से आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब रही, और अभी इस समय देश में जो चल रहा है उसकी वजह से आप में से कई लोग परेशान होंगे। स्पेशली जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान होंगे। और मैं भी इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा श्रद्धांजलि देकर उस बच्ची को जिसके साथ ये खौफनाक, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। बच्चों, सारी चीजों के बाद भी जो सत्य है वो ये है कि हम नीट एस्पिरेंट्स हैं और हमें 4 मई को एग्जाम देना है। और एग्जाम या कंपटीशन बहुत ही रूथलेस होता है बच्चों। वो किसी भी तरीके के एक्सक्यूज को, किसी भी तरीके के वजह को एनकाउंटर नहीं करता, नहीं मानता, कंसीडर नहीं करता। अगर 4 मई को आपका पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाएगा जितना अच्छा आप सोच रहे हैं, जितने अच्छे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नीट की तरफ से कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि हमारा दिमाग इसलिए खराब था, या हम इसलिए परेशान थे, या ये केस हो गया, या वो केस हो गया। तो सच्चाई ये है बच्चों कि हमें तैयारी करते रहना है, और हमारा ध्यान तैयारी की तरफ भी लगा रहना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप संवेदनहीन हो जाएं, देश में जो चल रहा है उसको ना देखें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन अपने ध्यान का एक हिस्सा अपनी पढ़ाई के ऊपर भी लगा के रखें, क्योंकि वो भी हमारे लिए एट द सेम टाइम जरूरी है। ठीक है ना? जो हो रहा है वो होगा, अथॉरिटीज पर भरोसा रखिए, और समय के साथ कुछ ही समय में आप देखेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारे पास अभी 4 मई तक लगभग 8 महीने का समय है, और इन 8 महीनों में मोटा मोटी हमारे पास 240 दिन है। अगर मैं 50 से 60 दिन यानी कि 2 महीने रिवीजन के लिए निकाल दूं, तो हमारे पास लगभग 180 से 200 दिन का टाइम बचता है, जिसमें हमें इफेक्टिवली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप ईयर में है, क्योंकि ड्रॉप ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे काफी ज्यादा इस साल जो इनकी तैयारी की गाड़ी है वो काफी ज्यादा तूफानों में उलझी रही है। पहले ये बच्चे रीनीट की वजह से परेशान रहे हैं, उसके बाद नीट स्कैम के रिजल्ट के आने के बाद जब रिजल्ट मन का नहीं आया तो काफी लोग परेशान रहे, और अभी तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन चल रही है। तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं, हालांकि सभी बच्चे एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन ड्रॉपर बच्चों का जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जो 12th वाला बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा है, पहली बात तो वो लगातार स्कूल जा रहा है, तो उसका टैंडम बना हुआ है, वो तैयारी लगातार कर रहा है, 11-12 से कर रहा है, और आपको वो 2 साल का काम अब इन 6-8 महीनों में कंप्लीट करना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनकी तैयारी में जबरदस्त बैकलॉग आ गया है, और कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की और अब तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो सभी तरह के बच्चों की मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और आपको बताने की कोशिश करूंगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका यूज करके आप अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट में और एक नॉर्मल एस्पिरेंट में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि हम एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और कोई भी लड़ाई विदाउट एनी प्लान नहीं लड़ी जाती, चाहे वो छोटी से छोटी लड़ाई हो, और हम तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जहां पर हमें 25 लाख बच्चों से कंपीट करना है, और ऐसी लड़ाइयां कभी भी बिना स्ट्रैटेजी के नहीं लड़ी जाती। ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ड्राइव किए हैं, जो मुझे लगता है कि पिछले 13 सालों में पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूनिक पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स आपने पहले भी कहीं वीडियोस में सुने होंगे, किसी और ने बताए होंगे,
लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मुझे लगता है 13 साल में लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद, मुझे जो लगता है कि एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट को ये करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आप करें ताकि आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। भाई सबसे पहला होता है स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हम सब कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ही कम बच्चे करते हैं। देखिए, हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम में हम सेलेक्ट होंगे इस बात से नहीं कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हम इस बात से सेलेक्ट होंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और उसके लिए हमारे घंटे यहां नहीं गिने जाएंगे कि हम दिन में 16, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं सर, हम दिन में 16 घंटे पढ़ते थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम तो सर, हम किसी फंक्शन में नहीं गए, हमारी दीदी की शादी थी, भैया का शादी थी, हम गए नहीं उसके अंदर, सर हमारे घर में तो मैंने पूरा सब त्याग दिया था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क मांगता है। यहां पर आपको यह देखना है कि ऐसा ना हो कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो डायरेक्शनलेस तैयारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं मैकेनिक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत डीप है, मैकेनिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस केवल मैकेनिक्स से नहीं आएंगे, क्वेश्चंस केवल मैकेनिक्स से नहीं आएंगे। आपको मैकेनिक्स को एक टाइम स्लॉट में खत्म करना होगा, आपको एक टाइम स्लॉट में इलेक्ट्रोस्टैट्स को खत्म करना होगा, केमिस्ट्री में आपको एक टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी होगी, सो दैट आप बाकी ब्रांचेस को भी, बाकी सब्जेक्ट की चीजों को भी टाइम दे पाए। ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट पर हार्डवर्क करते जाएं और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आप ध्यान ही ना दें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए चलना है। ये देखना है कि भाई मेरे सारे टॉपिक्स जो हैं वो कम से कम कंप्लीट हो जाएं, ताकि फिर मैं इस हालत में आ जाऊं कि पेपर में कोई भी ऐसा टॉपिक मेरे पास ना बचे जिसका क्वेश्चन मुझसे हो ही ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं 4 टॉपिक फिजिक्स में पढ़ जाऊं, 4 केमिस्ट्री में पढ़ जाऊं, 4 बायो में पढ़ जाऊं और बाकी टॉपिक्स को टच ही ना कर पाऊं, टाइम खत्म हो जाए। कई बार बच्चों के साथ होता है कि टाइम खत्म हो जाता है, बच्चे जिन टॉपिक्स पे हार्डवर्क करते हैं उन पे तो हार्डवर्क कर लेते हैं, लेकिन मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन से या फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन से या बॉटनी के 50 क्वेश्चन से तो पेपर निकलने वाला नहीं। आप कट ऑफ खुद देख रहे हैं कहाँ पहुंच चुकी है, 650 नंबर वाले बच्चे को 20 साल कॉलेज नहीं मिला है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए सारे टॉपिक्स को टच करना होगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी इज द की। बच्चों, आज आप अगर आज से शुरू करते हैं, आज को टी बराबर 0 मान के अगर आप शुरुआत करते हैं, तो एक कसम खा लीजिए कि अगले 180-200 दिन आपको तपस्या करनी है, और इस तपस्या में कोई आराम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन तो पढ़े 10 घंटे, उसके बाद आपने 2 दिन का ब्रेक ले लिया कि अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, 20 घंटे तो हो गए ना। उस खुशी में आप 2 दिन पढ़े नहीं, और उसके बाद जब आप 2 दिन बाद लौट के आए तो सारा का सारा मामला ही ऑफ ट्रैक हो गया। तो बच्चों, आपको यह बात ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दिस रिमेनिंग टाइम, कि जितना आप आज पढ़ रहे हैं उतना ही आपको 6 महीने बाद भी पढ़ना है। जितना आप आज मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको 6 महीने बाद ही करनी है, बल्कि ज्यादा करनी है, कम नहीं करना है उस मेहनत को। आपको ये नहीं करना है कि अरे आज तो पढ़ लिया, चलो कल बुआ के यहाँ शादी है, बुआ के बेटे के यहाँ फंक्शन है, वहां चले जाएंगे। ये सब कुछ नहीं करना है, इन डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना होगा, यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब भूलना होगा, ठीक है ना। इन 6 महीने का टाइम आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई के लिए देना होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, इफ यू विल स्टडी कंसिस्टेंटली, रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विराट कोहली आज विराट कोहली बना है, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा बना है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे हैं। 2021 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी नीरज चोपड़ा अगर इस बार सिल्वर ला पाया है तो वो इसी वजह से कि उसने 3 साल तक लगातार तैयारी करी है, वरना वो तो क्या कह देता 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ही गॉट अ गोल्ड इन ओलंपिक्स। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अरे मुझे तो गोल्ड मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो पा लिया मैंने। लेकिन वो तैयारी करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और तैयारी के बाद दोबारा से उसने अपने आप को साबित किया। अगर वो कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं करता, 2 साल के लिए सो जाता कि चलो 21 में जीत गया हूं मैं, 22-23 आराम कर लेता हूँ, 24 में तैयारी करूंगा, तो शायद वो इतना सफल नहीं हो पाता। तो कंसिस्टेंटली तैयारी करना बेटा बहुत जरूरी है। आप कितने भी टैलेंटेड सही, हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट करेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके टैलेंट के पीछे हार्डवर्क की बैकिंग नहीं है, अगर आप उसे मेहनत से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने टैलेंट को, तो आप भले ही कितने ही टैलेंटेड सही, कितने ही गॉड गिफ्टेड सही, खरगोश और कछुए की रेस की तरह कोई ना कोई कछुआ आपको पीछे छोड़ देगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में कोई एक बच्चा है जो लगातार तैयारी करने में लगा हुआ है, जो लगातार अपने दिन रात केवल इसी धुन में जी रहा है कि मुझे नीट का पेपर देकर सेलेक्ट होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है। तो कंसिस्टेंसी आपको बेटा मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। तीसरा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 2024 के स्कैम के बाद सारे ही लोगों का एस्टिमेशन है कि पेपर का लेवल बहुत टफ जाए, पेपर का लेवल बहुत टफ होने वाला है, वो लेवल बहुत हाई होने वाला है। लोगों के दिमाग में डर है ये कि लोग इसके चक्कर में एडवांस लेवल का पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कितनी भी थियोरी पढ़ लें, कितनी भी हाई लेवल की थियोरी पढ़ लें, जब तक आप उसे प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो थियोरी आपके किसी काम की नहीं है। जब तक आप उस थ्योरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप थ्योरी का कुछ नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा, उतनी ज्यादा आपको तैयारी पर पकड़ बनेगी, क्योंकि आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप अगर 2 घंटा थ्योरी पढ़ोगे तो 2 घंटे थ्योरी पढ़ने से ज्यादा आउटपुट आपको 2 घंटा न्यूमेरिकल करने में आएगा। अगर आप उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स 2 घंटे तक करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा कंसेप्ट आप डीप में समझ पाओगे, प्लस किस कंसेप्ट में क्या क्या वेरिएशन बन सकते हैं आपको वो भी समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ के आप केवल एक लिमिटेड ग्रास्प ले पाओगे, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपकी ग्रास्प को भी बढ़ाएगी। प्रैक्टिस तो आपको बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर में दिमाग को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोचने के लिए आपको ट्रेन करना है, और वो ट्रेनिंग तभी हो पाएगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अपनी क्लासेस में भी कहता हूं कि अगर आपको तैराकी सीखनी है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। बिस्तर के गद्दों के ऊपर तैरने का एक्शन करने से आप तैराकी नहीं सीखेंगे। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, 2-3 बार डूबेंगे नहीं, 2-3 बार आपकी सांस ऊपर नीचे नहीं होगी, तब तक आप तैराकी नहीं सीख पाएंगे, ये फैक्ट है। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपनी टेस्ट देंगे, टेस्ट में क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तब आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, और तब आप उन कमियों पर काम करके, उन कमियों को दूर करके और ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप कितने कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं, और आप थ्योरी पढ़ के केवल इस गुमान में रहेंगे कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो कुछ आने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं वो होता है टेस्ट। टेस्ट बहुत जरूरी है। कोई भी एथलीट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा एथलीट हो, ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। 4 साल में ओलंपिक्स खेलने से पहले वो बार 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 चेक करता है अपने आप को, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में चेक करता है, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में जाके खेलता है, और ये हर एक फील्ड में होता है, ठीक है ना। इस समय देश के सबसे बड़े कॉमेडियंस में जाकिर खान का नाम बहुत फेमस है। आप जाकिर खान का इंटरव्यू देखें तो उसने खुद कहा है कि मैं छोटे छोटे स्टैंड अप, छोटे छोटे ओपन माइक्स में जाता हूँ, छोटे छोटे सेशंस में जाता हूँ, वहां पे जोक्स टेस्ट करता हूँ कि चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो जोक्स नहीं चलते हैं उन्हें हटा देता हूँ, उसकी जगह नए जोक्स लिखता हूँ, और अल्टीमेटली जब एक सेट तैयार होता है तब जाके मेरे पास वो जोक्स 1.5 घंटे के तैयार होते हैं जो मैं अपने मेन एक्ट्स में परफॉर्म करता हूँ। आप भी एक परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, जो नीट का पेपर आप देने जा रहे हैं ना, वो आपकी परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस इतनी दमदार होनी चाहिए कि सामने वाला जो एनटीए है ना, जो ऑडियंस है एनटीए का, वो एकदम से गिर जाए, उसके पास कुछ बचे ही ना, आपको सीट देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचे ही ना। और वो परफॉर्मेंस तब तगड़ा होगा जब आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, और वो कमियां आपको पता लगेंगी बेटा टेस्टिंग से। अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, अपनी टेस्ट से भाग रहे हो, बहुत सारे बच्चे टेस्ट से भागते हैं, बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ क्राउड टेस्ट से भागते हैं। यही वजह है कि 25 लाख में से 24 लाख बच्चे कलेक्ट नहीं हो पाते, कि बहुत सारे बच्चे अपने आप को लगातार टेस्ट करना चाहते ही नहीं। उन्हें इस बात से डर लगता है कि अगर मेरी रैंक पीछे आ गई तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे भाई, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे नाम के आगे डीआर लगेगा, तो ये डीआर का शेयर करने ये लोग नहीं आएंगे, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो जो डीआर लगाना है ना, वो जो व्हाइट कोट पहनना है, वो तुम्हें पहनना है, वो तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी जंग है, और इसलिए तुम्हें केवल अपने बारे में सोचना है। इस 6 महीने बिल्कुल सेल्फिश होकर सोचो, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो, और एक प्लेटफॉर्म के नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर की चीजें हैं। जिस प्लेटफॉर्म का टेस्ट देना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म का टेस्ट दो।
अपने आप को इतना तैयार कर लो, इतना रगड़ लो कि किसी भी तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया होता तो मेरा काम हो गया होता, यार अगर ऐसा मैंने कर लिया होता, ये वाली चीज अगर मैंने कर ली होती तो मुझे मजा आ गया होता, यार यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सोचा ही नहीं, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, प्लीज हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन योर टीचर। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू पर हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हो, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो टीचर्स आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, और बहुत बार बहुत सारे बच्चों को पेपर दिलवा चुके हैं नीट का। आप जो चीज पहली या दूसरी या तीसरी बार कर रहे हो, वो चीज शायद 1000वीं बार कर रहे हो। मुझे पिछले 13 साल से, मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 13 साल से मैंने मेजोरिटी नीट के लिए ही पढ़ाया है। तो सोचो, जो पेपर तुम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार दे रहे हो, वो पेपर मैं 13वीं बार दिलवाऊंगा, 14वीं बार दिलवाऊंगा इनफैक्ट। और 14 सालों में लगभग 1 लाख बच्चों से ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं, तो मुझे ज्यादा पता है कि पेपर की नब्ज क्या है। हर टीचर को आपसे थोड़ा ज्यादा पता है। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप लोग अपनी तैयारी के चक्कर में टीचर की बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, और वहां पर दिक्कत आती है। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि भाई ये चीज ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा, तो आपको उसके ऊपर फेथ रखना है। क्योंकि अगर माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा है जो आपका बुरा नहीं सोच सकता, वो आपका गुरु है। दुनिया में हर एक इंसान के पास आपके बारे में बुरा सोचने के, आपका बुरा करने के हजारों बहाने हैं। ना आपके माँ बाप के पास और ना आपके गुरुओं के पास कोई ऐसा बहाना नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि हम क्यों आपका बुरा चाहेंगे। सोच के देखो, मैं क्यों चाहूंगा कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा सेलेक्ट ना हो। मैं तो ये चाहूंगा कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा AR1 लाए। मैं तो AR2 लाने के बाद सालों से AR1 ढूंढ रहा हूं, तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि हर वो बच्चा, चाहे मुझे दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, चाहे मुझसे मिला है चाहे नहीं मिला है, AR1 लेके आए, सेलेक्ट हो, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, उससे तो मेरा नाम होता है ना। तो मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगा ना। माँ बाप और गुरु, इनके अलावा तुम्हारा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कोशिश अपने दिमाग में हमेशा ये रखो, अपने दिमाग को बार बार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कह के अपने दिमाग को साधो कि ये जो टीचर जो मुझसे कह रहा है, ये मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस पर भरोसा रखो। अगर आप टीचर्स के ऊपर फेथ रखोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया जाने वाली है। नाउ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं, अगले 150 से 200 दिनों में क्या क्या करना चाहिए। फिजिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, फिजिक्स बहुत डेप्थ में जाता है सब्जेक्ट। फिजिक्स का पेपर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। फिजिक्स का पेपर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलने वाला। तो फिजिक्स में आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जहां से आपको जो किताब, जो सोर्स आपको मिल जाए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। माइंड इट, फिजिक्स में लेवल कभी भी बहुत हाई लेवल का नहीं जाएगा। तो बहुत हाई लेवल जैसे इरोडोव, या बहुत हाई लेवल जैसे कोई बहुत क्रोटोव, इरोडोव, इस टाइप की जो किताबें आती हैं, वो प्लीज सॉल्व ना करें। जेई मेंस लेवल तक की सॉल्विंग आप कर सकते हैं, कंसिडरिंग इन माइंड कि एनटीए जो पेपर बनाएगा वो हार्ड बनाएगा, तो वो भी जेई मेंस लेवल तक लेके जाएगा, उससे ज्यादा हार्ड नहीं बना सकता। क्योंकि हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे कि पेपर को एनसीईआरटी बेस्ड होना ही जरूरी है। कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से एनटीए पेपर का लेवल बहुत बढ़ाएगा तो जेई मेंस तक बढ़ाएगा। तो जेई मेंस के पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिजिक्स में जितनी प्रैक्टिस आप कर लें, सेम गोज विद फिजिकल केमिस्ट्री, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। अच्छा, प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये रहता है कि यार सर हमें जितना क्लास में करा दें, 100 क्वेश्चन करा दें सर, 200 क्वेश्चन करा दें सर, 300 क्वेश्चन करा दें सर। तो स्पून फीडिंग की आदत छोड़ें। पहली बात, स्पून फीडिंग की आदत छोड़ें, ठीक है ना। आप लोग करते हैं ये कि 100 क्वेश्चन टीचर करा दे, 200 क्वेश्चन टीचर करा दे, 300 क्वेश्चन टीचर करा दे, 500 क्वेश्चन क्लास में करा दे। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके साथ जाएगा। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके साथ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्पून फीडिंग नहीं करनी है। खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 100 क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करा दिए, 200 क्वेश्चन आप खुद करिए ना। खुद जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा। लड़ाई आपकी है, डॉक्टर आपको बनना है, व्हाइट कोट आपको चाहिए, स्टेथोस्कोप आपको चाहिए, मेडिकल कॉलेज आप जाओगे। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अ टीचर और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर टू फाइट योर बैटल फॉर यू। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी आपको। जितनी स्वयं प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी निखरेगी। और इन 150-200 दिनों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस, मैं पहले भी कह चुका हूं, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस।
ऑर्गेनिक में भी आपको थ्योरी प्रैक्टिस का बैलेंस बना के रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, 12 से 14 क्वेश्चन देके जाएगी। एनसीईआरटी बाइबल है इनऑर्गेनिक की, एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। तो एनसीईआरटी को ढंग से तैयार कर लीजिए। एनसीईआरटी की एक लाइन, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक एक रिएक्शन आपको आनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज तक से क्वेश्चन आए हैं, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हैं। जो ऑरेंज कलर के, जो पिंक कलर के, ग्रीन कलर के बॉक्सेस होते हैं, वहां तक से क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी आपकी एकदम थरो हो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल ही रही है यूट्यूब पे, उसे फॉलो कीजिए, लाइन बाय लाइन कमांड कर लीजिए। और ये समझ लीजिए इन 150 से 200 दिनों में आपको अपनी बायो ऐसे तैयार करनी है कि 360 में से 340 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। विदाउट 340 इन बायोलॉजी एमबीबीएस सीट के बारे में सोचना भी पाप है। आज के सिनेरियो में जब कट ऑफ 670 680 तक पहुंच चुकी है, आपको ये इंश्योर करना होगा कि कम से कम 50% मार्क्स आपको बायो से खींचने ही खींचने हैं। 340 से कम बायो में नथिंग इज एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, नथिंग इज एक्सेप्टेबल। तो इसको ये समझ के चलिए कि भाई अगले 150 से 200 दिनों में, और हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज लगातार करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार रिवाइज जरूर करना है। विदाउट रिवीजन आप कितना भी पढ़ लें वो आपके काम नहीं आने वाला। आप जितना चाहे पढ़ लें, आज पढ़ेंगे 15 दिन में सब साफ हो जाएगा। कंटिन्यूअस रिवीजन आर नेसेसरी, कंटिन्यूअस रिवीजन आर नेसेसरी। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर जाएगा, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर जाएगा। और लास्टली मैं बस इतना कहूंगा कि यार हर एक सब्जेक्ट को एज अ रिसोर्स ट्रीट करें। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई एक सब्जेक्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगता है ना, उसको एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करें, है ना। आपको उसको, भाई आप खाना खाते हैं, कई बार क्या होता है आपको कुछ ऐसी चीजें भी खानी पड़ती हैं जो आपकी बॉडी को, आपके मुंह को पसंद नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन बॉडी को उनकी जरूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए। सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही हैं। हो सकता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन बायो बहुत नेसेसरी है आपके लिए। हो सकता है आपको फिजिक्स बायो बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर एक सब्जेक्ट को रिसोर्स की तरह ट्रीट करें। इतना जरूर तैयार कर लें, इतना जरूर तैयार कर लें कि भाई अपना काम नीट के पेपर में हो जाए। घर बनता है तो घर में सारी ही चीजों के ऊपर छत बनाई जाती है। ये नहीं कि मेरे को वॉशरूम नहीं पसंद है तो मैं वॉशरूम को खुले में रख दूंगा, बाकी घर पे छत चढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर थरोली मेहनत करें, हर एक सब्जेक्ट पर इक्वल कमांड भले ही ना कर पाए, लेकिन हाँ नीट के लेवल का, जेई मेंस के लेवल का तैयार जरूर कर लें। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो इन 150 से 200 दिनों में अगर मैं समअप करूं तो आपको करना क्या है, आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल थरोली एकदम गो थ्रू कर लेना है, एनसीईआरटी पे कमांड कर लेना है। ठीक है। जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जेई मेंस लेवल से ऊपर नहीं जाना है, जेई मेंस से ऊपर नहीं जाना है। जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पेपर 1 मिनट में एक क्वेश्चन देता है, एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है। एज ऑफ नाउ, अगर नवंबर दिसंबर में कोई पैटर्न चेंज होता है तब देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो पैटर्न है उसके हिसाब से जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसलिए जेई मेंस लेवल तक की पढ़ाई करनी है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो। लॉट ऑफ प्रैक्टिस सॉल्विंग एंड लॉट ऑफ टेस्टिंग, लॉट ऑफ टेस्टिंग। किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए, लेकिन लॉट ऑफ टेस्टिंग। और खुद क्वेश्चन करने पर ज्यादा फोकस कीजिए रादर देन बीइंग स्पून फेड। खुद ज्यादा फोकस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट निखर के आएगा। और जाते जाते मैं ये कह दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है ना, टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं तो आप गलत हैं। ठीक है? कोटा में जहां से मैं पढ़ाता हूं, कोटा में नवंबर तक बैच स्टार्ट होते हैं। नवंबर में भी कोटा में एक बैच स्टार्ट होता है, बच्चे उसमें आते हैं और वो नवंबर से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और मई में जाके पेपर फोड़ देते हैं। तो ये भूल जाइए कि आप लेट हो चुके हैं, आप बहुत सही समय पर तैयारी शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट है कोई बात नहीं, आप लेट हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जीतू भैया ने कहा था ना कि आप लेट हैं, आप अकेले नहीं हैं। साथ में लड़ेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ कर आएंगे, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे।
इसी वादे के साथ, इसी गारंटी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होने वाली है, तो इन बातों को ध्यान रखिए, अपना मास्टर प्लान बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द तैयारी की जो गाड़ी है वो अपने स्टेशन को छोड़ के मेडिकल कॉलेज की मंजिल की तरफ चलने वाली है। तब तक के लिए ओके, टाटा, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।